नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएस विद नवीन श्रेणी में स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल मैनेजमेंट में आज अपनी क्लास नंबर 08 है, 8वीं क्लास है और हम पढ़ रहे थे आरटी एक्ट 2009। आरटी एक्ट 2009 इसके अंतर्गत टोटल आपकी 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय है और एक अनुसूची है। 7 आपके क्या हैं? अध्याय। अनुसूची कितनी है आपकी? एक आपकी इसमें अनुसूची आती है। तो हमने अब ये धाराएं हैं वो इन अध्यायों में बंटी हुई है। जैसे पहले अध्याय में 1 और 2 धाराएं, उसके बाद में 3 से लेकर आगे की जो धाराएं हैं वो 3 से लेकर 6 तक की है। दूसरे अध्याय में ऐसे है धाराएं। तो हमने टोटल 4 अध्याय तो पढ़ लिए थे। अब आज से शुरू कर रहे हैं हम अध्याय नंबर 5। कौन सा अध्याय शुरू कर रहे हैं? हम शुरू कर रहे हैं अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 5 है वो किसकी बात करता है? तो अध्याय नंबर 5 है वो बात करता है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम इसकी बात करता है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। और इसमें आती है आपकी धारा 29 एंड धारा 30। धारा 29 व धारा 30, ये 2 धाराएं इसके अंतर्गत आती है। अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे धारा 29 की और उसके बाद बात करेंगे धारा 30 के बारे में। तो धारा 29 आपकी क्या चीज कहती है? धारा 29 कहती है पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया के बारे में, कि भाई पाठ्यक्रम का जो निर्माण है उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी। तो धारा 29 के अंतर्गत आरटी में वर्णित किया गया है, बताया गया है कि भाई जैसे आप यदि कोई सिलेबस चेंज करते हो, कुछ भी पाठ्यक्रम में परिवर्तन करते हो, तो इसकी जो लिखित में जो सूचना है वो आप समाचार पत्रों में प्रकाशित कराओ। 1-2 न्यूज़पेपर में आनी चाहिए और दूसरी प्रत्येक विद्यालय को ये सूचना लिखित में पहुंचाओ। तो ये बात कही गई है धारा 29 में। समझ में आई बात? तो धारा 29 यहां पर लिखते हैं। धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम, प्रावधानों के अनुसार क्या किया गया कि जो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है, प्रारंभिक शिक्षा माने तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक, तो प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, पाठ्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन किया जाए, कोई परिवर्तन किया गया है, परिवर्तन किया गया है, तो इसकी जो अधिसूचना है वो एक तो समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाए, तो इसकी, और वो भी कैसी? लिखित। तो इसकी लिखित अधिसूचना, तो इसकी लिखित अधिसूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई जाए, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई जाए, ताकि सबको पता चले कि भाई ये पाठ्यक्रम में बदलाव किया है और अब इस अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। पत्रों में प्रकाशित करवाई जाएगी और इन्हें प्रत्येक विद्यालय में पहुंचाया जाएगा और इस लिखित अधिसूचना को प्रत्येक विद्यालय को भी भेजा जाएगा और इन्हें प्रत्येक विद्यालय में पहुंचाया जाएगा, प्रत्येक विद्यालय में पहुंचाया जाएगा, विद्यालय में पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। देखिए ये आपका धारा 29 होगी। अब अपन बात करेंगे धारा 30 के बारे में। मैं थोड़ा स्पीड से लिख रहा हूँ इसलिए इतनी राइटिंग नहीं आ रही और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है तो बस बढ़िया है। आप समझ जाते हो लिखा हुआ तो ठीक है ना, क्योंकि अपने को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है, अपने पास समय का अभाव रहता है। अब आगे आई धारा 30। धारा 30 ने कहा कि आप प्रारंभिक शिक्षा में कोई भी बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं करोगे। अब आप कहोगे कि सर वो बोर्ड परीक्षा तो होती है ना 5वीं में या 8वीं में, तो वो बोर्ड परीक्षा है वो ग्रेड वाली है। समझ आई बात? उसमें ग्रेड देते हैं, उसमें परसेंटेज नंबर देकर वैसे नहीं की जाती है, ठीक है ना। उसमें भी इंटरनल का कई सिस्टम होता है। मतलब पूरा का पूरा ये नहीं है कि फाइनल एग्जाम पर ही सारा कुछ डिपेंड है, सीधा परसेंटेज आ जाएंगे और परसेंटेजों से बच्चों पर वो मानसिक दबाव बनेगा, वैसी प्रक्रिया है उसको खत्म कर दिया गया है। समझ में आई बात? तो बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं, ये बात इसमें आती है। बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं।
बस सिर्फ बोला है कि आप ग्रेड दे सकते हो, ग्रेड दे दो, काम फिनिश करो, आगे बढ़ो, फेल वेल कुछ करना नहीं है और शांतिपूर्वक अपना काम करो। बच्चों पर किसी भी प्रकार का कोई मानसिक दबाव नहीं आना चाहिए। तो इस चीज़ को अपन यहाँ पर नोट करते हैं। तो इस चीज़ को लिखेंगे यहाँ पर कि धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक के अनुसार, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण मतलब कक्षा 1 से 8, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी भी प्रकार की, करने तक किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। तक किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। समझ में आई बात? आयोजन नहीं किया जाएगा। और तो बोले कि अब तो एग्ज़ाम का रिजल्ट कैसे निकालेंगे, बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं करवाना है तो उनको ग्रेड वगैरह देंगे, उनका क्या सिस्टम है पूछा। तो उन्होंने कहा कि केवल उसे निहित प्रारूप में प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ग्रेड का प्रमाण पत्र दे दो सीधा, केवल उसे निहित प्रारूप में प्रमाण पत्र दिया जाएगा, प्रारूप में प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आती है इसमें, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे का काम करते हैं। तो ये दो चीज़ें लिखी हुई थी आपकी धारा 29 और 30, अध्याय 5 में ये दो बातें आती है। तो इस चीज़ को आप बढ़िया तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले में बात ये आती थी, देखो एक तो अध्याय 5 से ध्यान रखना, प्रारंभिक शिक्षा, 5 से प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में अध्याय नंबर 5 है, जिसमें धारा 29 और 30 आती है। धारा 29 कहती है पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया के बारे में, और धारा 30 कहती है कि बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं। धारा 29 कहती है कि यदि आप पाठ्यक्रम में कोई भी चेंज करते हो तो उसके बारे में लिखित में जो अधिसूचना है वो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराओ और प्रत्येक विद्यालय तक वो लिखित रूप में वो सूचना प्रत्येक विद्यालय को पहुंचाओ कि भाई हम सिलेबस में ये परिवर्तन कर रहे हैं। धारा 30 कहती है कि बोर्ड परीक्षा का आप बिल्कुल भी आयोजन नहीं करोगे, केवल एक निहित प्रारूप में बच्चों को प्रमाण पत्र दे दो, जिसमें बच्चों को क्या दिया जाएगा, ग्रेड दिया जाएगा। समझ में आई बात? तो ये दो बातें अध्याय 5 में दो धाराओं में कही गई है। तो अब आगे क्या आएगा? अब आगे आएगा अध्याय नंबर 6, और अध्याय नंबर 6 कहता है बालकों के अधिकारों का संरक्षण। तो यहाँ पर लिखते हैं अध्याय 6, बालकों के अधिकारों का संरक्षण। अध्याय 6, बालकों के अधिकारों का संरक्षण, के अधिकारों का संरक्षण। समझ में आई बात? बालकों के अधिकारों का संरक्षण। चलिए अब देखिए, इन बालकों के जो अधिकारों का जो ये संरक्षण है, इसमें कितनी धाराओं में ये बात कही गई है? तो इसमें टोटल धाराएं हैं आपकी 4, धारा नंबर 31, 32, 33 और 34। इन 4 जो है आपके धाराएं, इनके अनुसार क्या किया गया है, बालकों के अधिकारों का संरक्षण किया गया है। तो इसमें धारा 31 में सबसे पहले क्या बात कही गई है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, धारा 31 बात करती है बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये कहती है कि एक ऐसा आयोग होना चाहिए जो बालकों के अधिकारों का क्या करे, संरक्षण करे, उसके बालकों के अधिकारों की कहीं पर भी गला नहीं घोंटा जाए बालकों के अधिकारों का। ठीक है ना, बालकों के अधिकारों की हमेशा ही रक्षा हो, इसके लिए क्या किया जाए, एक आयोग का गठन किया जाए। तो इसको अपन लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया जाएगा। ये बात किसमें लिखी गई है? ये बात लिखी गई है धारा 31 में। तो इसे लिख दो, धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बाल
बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया जाएगा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। संरक्षण आयोग का गठन किया जाएगा। ये बात आई आपके धारा नंबर 31 में। अब बोले कि चलो ठीक है भाई, बालकों के अधिकारों के लिए आपने संरक्षण आयोग का बना दिया, लेकिन हम शिकायत कैसे करेंगे? शिकायत कैसे करेंगे? किसी भी चीज़ की, कोई बालकों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम किसके पास जाके बोलेंगे? तो बोले कोई बात नहीं, इसके लिए भी कुछ कुछ करते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लेना चाहो तो। अब आगे बढ़ते हैं, और आती है आपकी धारा नंबर 32। धारा नंबर 32 में इन्होंने शिकायत प्रक्रिया को समझाया कि भाई आयोग बना दिया, आयोग तो बना दिया, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन हम शिकायत कैसे करेंगे? अब इन्होंने कहा शिकायत करना बहुत सरल है। या तो बालक के कोई माता पिता या बालक के अभिभावक जिनके पास भी वो रह रहा है, जो उसका संरक्षण कर रहे हैं वो, और विद्यालय प्रबंध जो आपका एसएमसी का कोई भी व्यक्ति है, या समाज का कोई भी व्यक्ति लिखित में इस बाल अधिकार संरक्षण आयोग में क्या करवा सकता है? शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो उनको बोला कि क्या भाई सीधा हम बाल अधिकार संरक्षण आयोग में जाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, सर्वप्रथम आप शिकायत है वो लिखित रूप में किसी भी स्थानीय अधिकारी को दो, और उसके बाद भी यदि आपका कोई हल ना निकले तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग में आपको शिकायत देनी होगी। और उन्होंने कहा फिर आप हमारी शिकायत को कब तक सॉल्व कर दोगे? तो बोले कि आपकी शिकायत को 3 माह के अंदर अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो धारा 32 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 32 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 32 के प्रावधानों के अनुसार माता अभिभावक व विद्यालय प्रबंध के व्यक्ति, वे विद्यालय प्रबंध के व्यक्ति तथा समाज का कोई भी व्यक्ति लिखित में शिकायत दर्ज करवा सकता है। तथा समाज का कोई भी व्यक्ति लिखित शिकायत दर्ज करवा सकता है। ठीक है। और सबसे पहले वो शिकायत कहाँ दर्ज करवाएगा? सबसे पहले वो शिकायत दर्ज करवाएगा आपके स्थानीय अधिकारी के पास, और वहाँ पर यदि सॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर वो जाएगा बाल अधिकार संरक्षण आयोग में, और वहाँ उसकी शिकायत का 3 माह के अंदर अंदर क्या होगा? निवारण होगा। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर लिख दे। सर्वप्रथम शिकायत लिखित रूप में स्थानीय अधिकारी है, लिखित रूप में स्थानीय अधिकारी को की जाएगी, स्थानीय अधिकारी को की जाएगी। और उसके बाद कहाँ की जाएगी? उसके बाद में आपके ये शिकायत की जाएगी बाल अधिकार संरक्षण आयोग में की जाएगी। उसके पश्चात बाल अधिकार संरक्षण आयोग में की जाएगी। समझ में आई बात? तो ये शिकायत करने का क्रम रहेगा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग में की जाएगी। तो ये बात समझ में आ गई? आई होप आप इसको बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, है ना। अब ये शिकायत का जो कितने माह के अंदर अंदर दूर करना अनिवार्य, गवर्नमेंट का क्या रूल है? तो 3 माह के अंदर अंदर इससे शिकायत का क्या होना चाहिए? निवारण होना चाहिए। बालकों के अधिकारों के संरक्षण का, बालकों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। बालकों की शिकायत को 3 माह के अंदर दूर करना होगा। शिकायत को 3 माह के अंदर अंदर, ध्यान रखना 3 माह के अंदर, ये जो टाइमिंग पीरियड है ये इंपॉर्टेंट है, के अंदर दूर करना होगा। अब ये बात भी हो गई कि चलो अच्छी बात है, शिकायत भी आपने दूर कर दी। अब बोले इसके लिए क्या क्या समितियां, सदस्य क्या क्या बने हुए हैं, सारी चीज़ें बताओ। तो बोले कि धारा 33 और 34 दो बची हुई है पीछे। ठीक है, तो वो लेते हैं अपन यहाँ पे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं इसको एक पेज पे ले आता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस धारा 32 का, और बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में आप नोट डाउन करते जाना, और आपके बहुत ही शानदार नोट साथ साथ बनते जाएंगे। ठीक है, 15 नंबर का मामला है, ध्यान रखना। पूरा का पूरा 20% लेके बैठा है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का, तो इसको हल्के में ले लिया ना तो ये आपको हल्के में ले लेगा।
अब देखिए धारा 33, धारा 33 कहती है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। तो ये चीज तो आती है आपके धारा 33 में, और एक राज्य सलाहकार परिषद भी होती है, उसके बारे में बात होती है धारा 34 में, वो यहाँ पर लिख देते हैं धारा 34। और धारा 34 में क्या है आपका, राज्य सलाहकार परिषद का गठन, राज्य सलाहकार परिषद का गठन। ये दो प्रकार की परिषद होती है, एक तो राष्ट्रीय सलाहकार, एक राज्य सलाहकार। तो राज्य सलाहकार धारा 33 में और राष्ट्रीय सलाहकार है वो आपकी राष्ट्रीय सलाहकार है वो 33 में और राज्य सलाहकार है वो आपकी 34 में। तो अब ये परिषद का गठन क्यों किया गया है, कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष वगैरह, इन सब की बात करते हैं। देखिए केंद्र सरकार क्या करती है कि भाई खुद अपने लिए कि भाई केंद्र सरकार को कोई परामर्श दे, इसके लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करती है, जिसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, और उसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है मानव संसाधन विकास मंत्री। ये क्या करते हैं, इस शिक्षा वगैरह को लेकर के, जो प्रारंभिक शिक्षा का ढांचा है वगैरह, इन सब चीज़ों को लेकर के केंद्र सरकार को ये जो परिषद होती है 15 सदस्यीय की, जिसका अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री होता है, ये सरकार को समय समय पर क्या देते हैं, सलाह देते हैं। तो सरकार ने मतलब अपने आप को अपडेट रखने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु, तो इस परिषद का उन्होंने गठन किया। तो इस चीज़ को यहाँ पर लिख दें, केंद्र सरकार द्वारा सरकार को परामर्श देने हेतु, सरकार को परामर्श देने हेतु राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। तो देखो ये राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाई क्यों है, सलाह के लिए। अब आप बोलोगे कि सर गवर्नमेंट को सलाह, तो बिल्कुल गवर्नमेंट को सलाह, वहाँ तो नेता वगैरह लोग रहते हैं, वो कौन से पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उनको पूरा पता थोड़ी है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। वो तो क्या करते हैं, बस अपना अंतिम निर्णय फैसला सुनाते हैं। पीछे जो बैकग्राउंड इमेज होती है ना, वो सारी देखो सीनियर IAS ऑफिसर वगैरह, ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो उनको क्या करते हैं, सलाह देते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा सरकार को परामर्श देने हेतु राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करना होगा, जिसमें सदस्य कितने होंगे, ये महत्वपूर्ण है। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो जिसमें 15 सदस्य होंगे। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय सलाहकार जो परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होगा, तो उसका अध्यक्ष होगा आपका मानव संसाधन विकास मंत्री। तो अध्यक्ष होगा आपका, ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मानव संसाधन विकास मंत्री। अब देखो राष्ट्रीय सलाहकार जो परिषद है वो तो आपकी केंद्र सरकार को सलाह देगी। तो राज्य सरकार ने कहा कि भाई अपने भी कोई सलाह देने वाला होना चाहिए। तो बोले क्या करें कि कोई बात नहीं, केंद्र सरकार की तर्ज पर अपने भी यहाँ पर बढ़िया सी क्या कर लो, आप एक राज्य सलाहकार परिषद का गठन कर लो। तो बोले ठीक है करते हैं। तो वो करेंगे धारा 34 में। पहले ये राष्ट्रीय ने कर ली, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 33 में। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप बढ़िया सा। अब चलते हैं अपन आगे। अब आए धारा 34 में। धारा 34 में भाई स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हमारे लिए भाई एक सलाहकार परिषद का गठन करो, तो बोले कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसमें क्या किया, राज्य सरकार द्वारा राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया। इन्होंने कहा सदस्य कितने रखें, कि उनके कितने, कि उनके 15 है, कि अपने भी क्या कर दो 15 सदस्य रख दो। बोले अध्यक्ष किसको बनाया, कि उन्होंने तो मानव संसाधन विकास मंत्री को अध्यक्ष बनाया है, अपन अध्यक्ष बना देते हैं शिक्षा मंत्री को। बोले ठीक है ये भी कर देंगे। बोले महिलाओं की भी कोई भागीदारी तय करो, कि बोले 1/3 सदस्य महिलाएं होगी, 33.33% क्या होगी, महिलाएं होगी। बोले और इसके अलावा, तो बोले इसके अलावा 9 सदस्य, टोटल 15 में से 9 सदस्य SC ST और अल्पसंख्यक के होने चाहिए। तो एक ये बड़ी चीज़ आ गई। और बोले बाकी जो अन्य शिक्षाविद हैं उनका क्या रखें भाई, अध्यक्ष तो शिक्षा मंत्री हो जाएंगे, बाकी अन्य सदस्य होंगे वो कौन होंगे। तो बोले कि राज्य सलाहकार परिषद है वो प्रारंभिक शिक्षा को लेकर के राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए गठित है। तो इसके जो भी सदस्य होंगे बाकी वो सब शिक्षाविद होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग, ताकि सरकार को क्या दे, बढ़िया अच्छी सलाह दे। और बोले इस परिषद का कार्यकाल कितना रखें, तो 2 साल का होता है, ठीक है। अब बोले कि बैठक कब कब करेंगे, तो बोले कि हर 3 माह के अंतराल में क्या होनी चाहिए, बैठक होनी चाहिए। 3 से कम हो तो चलेगा, लेकिन 3 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए 2 बैठकों के बीच। मतलब साल में कितनी बार बैठक होगी, साल में 4 बार बैठक होगी, सीधी सीधी बात है। बस ये राज्य सलाहकार परिषद का गठन हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन ने लिख देते हैं अच्छे से कि धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार, अब देखो ये ध्यान रखना, इसका अध्यक्ष जो शिक्षा मंत्री होता है वो ध्यान रखना, ठीक है ना।
और महिला सदस्यों की कितनी भागीदारी होती है उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और SC ST वाले 9 सदस्य होंगे। तो ऐसे ये क्या होते हैं, बारीक बारीक क्वेश्चन होते हैं जो कि आप एग्जामिनर पूछ लेता है और आपके नोट्सों में भी लिखे हुए रह जाते हैं और आप वहाँ गलत भी कर देते हो। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो राज्य सलाहकार परिषद का गठन करना होगा। किसको? राज्य सरकार को स्वयं को सलाह देने के लिए, मतलब स्वयं को सलाह प्राप्त करने के लिए एक ये राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेंगे। इसका जो अध्यक्ष होगा वो शिक्षा मंत्री होगा। ये ध्यान रखना, अध्यक्ष होगा आपका शिक्षा मंत्री। और इसके अलावा महिलाओं की भागीदारी वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी लिख लेना। महिला होगी कम से कम 1/3, मतलब टोटल 15 सदस्य का 1/3 कितना हो जाएगा आपका 5। तो 5 तो महिलाएं होनी चाहिए। 9 सदस्य SC ST से होने चाहिए। 9 सदस्य SC ST और अल्पसंख्यक समुदाय है वो भी इसके साथ ही शामिल होगा। कार्यकाल भी ध्यान रखना कि राज्य सलाहकार परिषद का कार्यकाल कितना है। तो इनका जो कार्यकाल है वो है आपके 2 वर्ष का। ये चीज़ भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जितने भी अन्य सदस्य होंगे वो सारे के सारे शिक्षाविद होंगे। भाई शिक्षा मंत्री तो शिक्षाविद होने से था, कोई ज़रूरी थोड़ी पढ़ा लिखा हो ना भी हो। तो बाकी के सदस्य जो होंगे वो क्या होंगे? शिक्षाविद होंगे। आगे बात समझ में। अब एक बैठकों वाला जरूर ध्यान रखना कि भाई राज्य सलाहकार परिषद की बैठक है वो साल में कितनी बार आयोजित होती है? तो मिनिमम 4 बार होती है। तो इसकी बैठकों का अंतराल 3 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। इसकी बैठकों का अंतराल 3 माह से अधिक नहीं होगा। अंतराल 3 माह से अधिक नहीं होगा। इस चीज़ का आपको क्या करना है? विशेष ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात? तो साल में 12 महीने, तो 4 बैठक तो मिनिमम होगी। मैक्सिमम कितनी भी ले सकते हो, 2-2 महीने से भी आप करवा सकते हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, राज्य सलाहकार परिषद का गठन। ये धारा 34 कंप्लीट हो गई। तो अध्याय 6 में 4 धाराएं थी, 31, 32, 33 एंड 34, वो हमने कंप्लीट कर ली। अब चलते हैं अंतिम अध्याय की ओर। अंतिम अध्याय है आपका अध्याय नंबर 7। अध्याय नंबर 7 की बात करेंगे। अध्याय नंबर 7 में भी आपकी 4 धाराएं हैं, 35, 36, 37 और 38। और अध्याय नंबर 7 को बोलते हैं प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब होता है सारांश। इस पूरी की पूरी RT एक्ट 2009 का ये जो सारांश है वो इसमें आता है। और इसमें धारा 35, 36, 37 और 38 है। इन धाराओं का नाम मात्र का वर्णन है, आप एक एक लाइन में लिख लीजिए। धारा 35 क्या कहती है? धारा 35 कहती है कि समुचित सरकार, समुचित सरकार बोले तो केंद्र और राज्य सरकार, तो समुचित सरकार मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करेगा। ये चीज, समुचित सरकार मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करेगी, ये लिख लो। तो एक पॉइंट ये आ गया, मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करेगी। अब इसके अलावा धारा 36 है। धारा 36 क्या कहती है? धारा 36 कहती है कि जैसे जैसे आपके दंडनीय अपराध के लिए कौन कौन सी धाराएं? कि सर एक तो धारा नंबर 13 है कि आप बच्चों से कोई प्रवेश शुल्क नहीं लोगे। धारा 17 है, 17 बोले तो खतरा, मतलब बच्चों को मानसिक और शारीरिक दंड नहीं दोगे। धारा 18 है इसमें, ठीक है। धारा 19 है। तो धारा 18, 19 वगैरह ये किसके बारे में कहती है? ये कहती है कि आप जो ये मापदंड होते हैं ना स्कूल की मान्यता के लिए, वो सारे के सारे उनका पालन करोगे, बिना मान्यता के स्कूल नहीं चलाओगे वगैरह। जितनी भी दंडनीय धाराएं हैं उसमें, जिसमें भाई दंड देने का प्रावधान है जिन जिन धाराओं में, उसमें अभियोजन हेतु स्वीकृति का जो प्रावधान है वो धारा 36 में। मतलब कि जिन जिन धाराओं के अनुसार भाई दंड मिल रहा है उस दंड में संशोधन करने का जो मामला है वो सारा का सारा धारा 36 के अंतर्गत आता है। अर्थात इसके दंड को बढ़ाया जाए या कम किया जाए, ये धारा 36 में, ठीक है। तो इसको भी लिख देते हैं, धारा 36। धारा 36 क्या कहती है? कि धारा 13, धारा 17, धारा 18 एंड धारा 19 के दंडनीय अपराध के लिए, दंडनीय अपराध मतलब दंड देने योग्य अपराध, तो दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन हेतु स्वीकृति का प्रावधान है। अभियोजन मतलब उसमें करेक्शन वगैरह करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए अभियोजन हेतु स्वीकृति अर्थात मंजूरी का जो प्रावधान है वो धारा 36 में का प्रावधान है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, ध्यान रखना इसका। आगे आती है आपकी धारा 37। धारा 37 किस चीज़ के बारे में कहती है? धारा 37 कहती है कि भाई देखो, अब वाद विवाद तो कहीं पर भी हो सकता है,
ठीक है। अब मान लो SMC है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, विद्यालय प्रबंधन समिति है, उसमें भी कोई वाद हो जाए तो उसके लिए जो क्या क्या आइटम है वो सारे के सारे इसमें है। मतलब SMC के विरुद्ध, मान लो SMC है कोई घपला कर रही है, तो SMC के विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही मतलब कानूनी कार्यवाही, वाद ऑब्लिक विधिक कार्यवाही संबंधी जो क्रिया है उसका जो उल्लेख है वो धारा 37 में, कार्यवाही संबंधी क्रिया, इसका उल्लेख आपको इसमें मिलता है। बोले ये भी ठीक है, अच्छी बात है। और बोले अब आगे आती है धारा 38। तो धारा 38 में क्या किया, केंद्र सरकार ने अपना जो सारा है वो पोर्टल ला के और राज्य सरकार पर डाल दिया कि हमने तो इतना ये बड़ा कानून बना दिया, लेकिन फिर भी यदि राज्य सरकार चाहे तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने भौतिक और जो जितनी भी सुख सुविधाएं, संसाधन वगैरह, जो बौद्धिक संपदा है उसको कम या ज़्यादा है तो उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अपनी आवश्यकता के अनुसार आवश्यक संशोधन कर सकती है इन सभी कानूनों में। तो मतलब कुल मिलाकर सारा का सारा किस पर लाके डाल दिया, राज्य सरकार पर लाकर डाल दिया। तो धारा 38, ये बात जाते जाते सबसे लास्ट में गवर्नमेंट ने बोल दी। धारा 38, यदि राज्य सरकार चाहे तो, यदि राज्य सरकार चाहे तो अपनी आवश्यकता के अनुसार आवश्यक संशोधन कर सकती है, ये बात इसमें बोली गई। तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई। देखो कोई स्टेट की ज़रूरी थोड़ी है सभी के सभी स्टेट की जो हालत है वो एकदम टिप टॉप हो। जैसे पंजाब है संपन्न है, बिहार है बेचारा गरीब है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल तो बना दिया, लेकिन जो आगे का जो निर्णय है उन्होंने वो इस पर छोड़ दिया ताकि भाई अपने संसाधनों के अनुसार आप अपनी व्यवस्था कर लो। तो ये बात आ गई धारा 38 में। तो हमने इस प्रकार टोटल ये 38 धाराएं वो कंप्लीट कर ली। इसी के साथ अपने 7 अध्याय कंप्लीट हो गए। और देखो एक बात आती है, एक अनुसूची, कई बोलते हैं कि सर अनुसूची में क्या है, तो अनुसूची में वही है कि कितने कार्य दिवस हैं। जैसे प्राथमिक स्तर पर 200 कार्य दिवस है, 800 घंटे का शिक्षण टाइम है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 220 है, ठीक है, कार्य दिवस, 1000 घंटे का वो टाइम है। प्रत्येक सप्ताह में 45 घंटे टीचर को शिक्षण कार्य करवाना होगा, जिसमें तैयारी के घंटे शामिल है। ये सारी बातें किस में लिखी हुई है, अनुसूची में लिखी हुई है, जो कि मैंने आपको धारा 25 में लिखा दी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो कुछ RT एक्ट 2009, ये देखो अध्याय 7 पूरा है आपके सामने, आप इसका बढ़िया सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं और मैं कुछ और तथ्य लिखाता हूँ, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी साथ साथ अपन लेते हुए चलेंगे। नए पेज से शुरू कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है ना, RT एक्ट 2009 के बारे में। देखिए RT एक्ट 2009 है वो वैसे तो 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों के लिए है, लेकिन यदि कोई विकलांग बालक है तो उसके लिए 6 से 18 वर्ष तक RT एक्ट काम करता है। तो ये बात भी यहाँ पर लिख दो। RT एक्ट 2009, RT एक्ट 2009 के तहत विकलांग बालक हेतु आयु वर्ग, विकलांग बालकों हेतु आयु वर्ग, बालकों हेतु आयु वर्ग 6 से 18 वर्ष रखा गया है। 6 से 18 वर्ष रखा गया है। आगे बात समझ में, विकलांगों के लिए 6 से 18 तक, मतलब 4 साल की इसमें छूट है। अब इसके अलावा नंबर 2, धारा 16 और 17 है, उनको बालकों हेतु क्या है, स्वर्ग अथवा स्वर्ण धाराएं कहते हैं। क्यों? धारा 16 कहती है कि 8वीं तक फेल नहीं करेगा, धारा 17 कहेगी ठोकेगा नहीं, बिल्कुल मारा कुटित कुछ करनी नहीं। तो बस बच्चा फेल हो नहीं रहा और मास्टर जी उसको डरा भी नहीं सकता, तो बच्चे के लिए तो स्वर्ग हो गया ना। तो धारा 16 व 17 को बालकों हेतु स्वर्ग या स्वर्ण धाराएं कहते हैं। बालकों हेतु स्वर्ग अथवा स्वर्ण धाराएं कहते हैं। तो ये बात भी आ गई, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है, अथवा स्वर्ण धाराएं कहते हैं। तो इस कंसेप्ट को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब इसके आगे चलते हैं, और क्या क्या चीज़ आती है। एक 3 नंबर पॉइंट और है, एक एक पॉइंट आपको और लिखना है। धारा नंबर पॉइंट नंबर 3, ये 2 पॉइंट है, 1 2 3। तो तीसरा पॉइंट कहता है कि जो देखो RT एक्ट 2009 तो हो गया कि राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है उसको 29 मार्च 2011 को मंजूरी मिली तथा इसे 1 अप्रैल 2011 को राज्य में लागू किया गया, जिसमें कुल 10 अध्याय और 29 धाराएं। ये इंपॉर्टेंट है।
भाई केंद्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी तो अपना बनाया है ऐसा आरटी एक्ट जैसा, तो इन्होंने भी राजस्थान किस नाम से बनाया, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 का अधिकार अधिनियम 2011 को 29 मार्च 2011 को तो क्या मिली थी, मंजूरी मिली कि भाई आप लागू कर सकते हो। 2011 में मंजूरी दी गई और लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2011 को। ये ध्यान रखना कि लागू कब हुआ, ये बहुत बार पूछा जाता है। और तथा इसे 1 अप्रैल 2011 को राज्य में लागू किया गया। 1 अप्रैल 2011 को राज्य में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया भाई, राज्य में लागू कर दिया गया। तो ये चीज़ कैसी लगी इसके बारे में आप ज़रूर से ज़रूर बताना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, ध्यान रखना, पहले ही बोल देता हूँ मैं। अब इसमें कितने अध्याय थे, तो पूछा कि भाई अपने आरटी एक्ट 2009 जैसा बनाया है कोई कानून, तो इसमें क्या क्या धाराएं हैं, कितनी कितनी क्या मामला है। तो इसमें कुल जो अध्याय है वो आपके 10 है। कुल अध्याय कितने हैं कि सर कुल अध्याय तो है आपके 10, ठीक है। कुल धाराएं कितनी है, तो टोटल धाराएं हैं आपकी 29 धाराएं, 10 अध्याय। 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ, 29 मार्च 2011 को क्या मिली, इसको मंजूरी मिली। इसी के साथ अपना जो ये आरटी एक्ट 2009 है वो आपका कंप्लीट होता है, आरटी एक्ट 2009 कंप्लीट। अब आगे वाले वीडियो में अपन जो राजस्थान की जो विभिन्न संस्थाएं हैं जो एजुकेशन के सेक्टर में काम करती है उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। हमने यहाँ से पढ़ना शुरू किया था, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोक कर ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसका भी आप बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ने के लिए काम आएगा, आपके नोट्स बनाने के लिए। ओके, इसका धारा 33 का भी ले सकते हैं, आगे इसका भी ले लीजिए, धारा नंबर 34। देखिए विद्यार्थियों, यदि आप इसके नोट्स अपने खुद के हाथों से बनाकर, तो आप कैसे भी कर सकते हो, पहले नोट्स बना लो और उसके बाद वीडियो को इंटू 1.5 में देख सकते हो। पहले वीडियो को देख लो और उसके बाद में भी आप नोट्स बना सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। और एक बार नोट्स वगैरह बन गए, कभी रिवीजन करना हो तो इंटू 2 में करके, इंटू 1.75 में करके, कैसे भी करके आप क्या कर सकते हो, ये जो नोट्स वगैरह बनाना, रिवीजन करना, सब में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि क्लासें वो पूर्णतः निःशुल्क है और मल्टी टाइम देख सकते हो, आप कितनी भी बार देख सकते हो इसको। चलिए विद्यार्थियों, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।